2020 में साइक्लोन अम्फन की वजह से इंडिया और बांग्लादेश को $15 बिलियन का लॉस हुआ। पूरी दुनिया के साथ भारत कोरोना महामारी से तो जूझ ही रहा है, लेकिन बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में एक और संकट छाने वाला है। Unfortunate, everything gone, everything finished. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएसए ने जो पॉल्यूशन करा है उसकी वजह से $1.9 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है बाकी कंट्रीज को। और ये तो सिर्फ इकोनॉमिक कॉस्ट है जिसे एक्सपर्ट कैलकुलेट कर पाए, बाकी कॉस्ट को तो लोग कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। जैसे किसी की जान गई है तो आप उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे कि किसी की जान की कीमत क्या है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से 2030 तक 290 से $580 बिलियन का लॉस और हो सकता है। देखो, बात ऐसी है कि 1850s से इंडस्ट्रियल एज की शुरुआत हो गई थी, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज आज हैं उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाना स्टार्ट कर दिया था तभी से, और धीरे धीरे करके उन्होंने पॉल्यूशन करा और आज वो डेवलप्ड कंट्रीज बन गई है। अब इंडिया और बाकी जो डेवलपिंग नेशंस है और जो अभी डेवलपिंग नेशन से भी नीचे है वो डेवलप करना चाह रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज का इश्यू आ गया है। अब ये डेवलप कंट्रीज कह रही है कि आप लोग इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते और लगाना चाहते हो तो नई टेक्नोलॉजीज का आपको यूज करना पड़ेगा। यानी कि इन्होंने खुद ने पहले डेवलपमेंट सारा कर लिया, पूरा क्लाइमेट चेंज की नौबत लेकर आ गए ये लोग, पूरा पॉल्यूशन कर लिया, जिसे हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। मतलब कि आपने जो पॉल्यूशन कराया है इतने टाइम तक उसकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो वो है हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर डेटा देखा जाए तो यूएसए और यूरोपियन यूनियन इंक्लूडिंग यूके, अभी यूके अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से लेकिन पहले साथ में था, तो इन दो कंट्रीज के ग्रुप को मिलाकर ही 50% पॉल्यूशन इनकी वजह से हुआ है। और अगर अपन रशिया, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन जैसी कंट्रीज को भी और ऐड कर दें तो 65% पॉल्यूशन से भी ज्यादा का पॉल्यूशन इन कंट्रीज ने मिलाकर ही करा है। बाकी कंट्रीज ने तो अभी तक कुछ करा भी नहीं है। इंडिया और चाइना अब जाके टॉप पॉल्यूटर्स की लिस्ट में आने लगे हैं क्योंकि ये लोग भी अब डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इससे, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका तो आगे जाके अर्थ खत्म हो सकती है। ऐसे तो उनके पास बड़े एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उनके एक्सपर्ट्स इतना सा प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि जो इंडस्ट्रीज वो लगा रहे हैं, जो पॉल्यूशन वो लोग कर रहे हैं, आगे जाके उसकी वजह से पूरी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ सकता है। और उनके एक्सपर्ट्स को भी अब जाके जब बाकी कंट्रीज डेवलपिंग फेज में आई और डेवलप करना स्टार्ट करा है तो उनके एक्सपर्ट्स को समझ में आ गया कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलो मान ले कि इतना आसान नहीं होता ये सब प्रेडिक्ट करना, लेकिन इस क्लाइमेट चेंज जैसी क्राइसिस में भी ये डेवलप्ड नेशंस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इनका कहना है कि जो भी आप टेक्नोलॉजीज अभी तक यूज करते आए हो, जो कि इतने सालों बाद जाके, इतनी मेहनत के बाद जाके इंडिया या चाइना या फिर कोई भी और डेवलपिंग नेशन ले पाई है, एक्वायर कर पाई है, या फिर उन्हें खुद ने इन हाउस डेवलप करी है वो टेक्नोलॉजी, ताकि वो रिसोर्सेज यूज कर पाए जो उनके पास ऑलरेडी है उनको। तो डेवलप्ड कंट्रीज कह रही है कि ये सब अब छोड़ दो, तुमने बहुत मेहनत कर ली, लेकिन अब हम तुम्हें नई टेक्नोलॉजीज देंगे जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज होगी, और इसकी वजह से तुम ग्रीन रिसोर्सेज यूज कर पाओगे और होगा पॉल्यूशन कम। यानी कि वो चाहते हैं कि हम उनसे टेक्नोलॉजीज भी लें, हमारे रिसोर्सेज भी हम इस तरह से यूटिलाइज करें कि क्लाइमेट चेंज के अंदर हमारा ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन ना हो। उनका भले ही है लेकिन हमारा नहीं होना चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जबकि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। और रही बात हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अगर आपको ऐसा लगता है या किसी को भी ऐसा लगता है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, मतलब पॉल्यूशन आज करा तो वो इतने 50 साल तक कैसे रह पाएगा, रहता है। कुछ गैसेस होती हैं जैसे CO2, वो एटमॉस्फेयर में 100 साल से भी ज्यादा साल तक रह सकती है। इंडिया अभी पूरी दुनिया में 3rd लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, लेकिन इंडिया की हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 3% है। चाइना बिगेस्ट एमिटर है अभी वर्ल्ड में एट प्रेजेंट, लेकिन उसकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी 11% है। और हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है 1850s से। क्लाइमेट चेंज का ज्यादा इंपैक्ट जो पुअर नेशंस है उन पे आएगा, क्योंकि उनके पास क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजीज नहीं है। और ऐसी कंट्रीज को एम्पावर करने के लिए क्लाइमेट चेंज से जो पुअर नेशंस है और जो डेवलपिंग नेशंस है उनको बचाने के लिए एक ग्लोबल एनवायरमेंटल मीटिंग के अंदर सारे डेवलप्ड नेशंस ने ये डिसाइड करा कि वो हर साल
$100 बिलियन का एक फंड इकट्ठा करेंगे। लेकिन ऑन पेपर तो ये हो गया, लेकिन एग्जीक्यूशन इसका आज तक नहीं हुआ है, बहुत साल होने के बाद भी। अभी रिसेंटली भी एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई इजिप्ट में, जिसमें डिसाइड किया गया कि फाइनली जो डेवलप्ड नेशंस होंगे वो एक ऐसा फंड बनाएंगे जिससे कि क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके, और जिन कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान झेलना पड़ा है उनकी हेल्प करने के लिए फंड होगा। लेकिन ये अभी भी सिर्फ एक बहुत इनिशियल फेज में है, इसको एग्जीक्यूट होने में बहुत साल लग जाएंगे, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जो ये रिच कंट्रीज है ये कहने को रिच है, लेकिन जब बात जियोपॉलिटिक्स की आती है, जब बात डिप्लोमेटिक रिलेशंस की आती है, तब हर चीज बिल्कुल अलग हो जाती है। और जब तक किसी कंट्री को अपना फायदा नहीं दिखता तब तक वो कंट्री कहीं पे भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहती। जो क्लाइमेट चेंज के इवेंट्स होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनमें ये आती है कि पता कैसे चले कि कौन सी कंट्री के पॉल्यूशन की वजह से ये क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट आया है किसी दूसरी कंट्री पे, वो कहाँ से आया है। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया और बांग्लादेश को $15 बिलियन का लॉस हुआ साइक्लोन अम्फन की वजह से। अब पता कैसे लगाया जा सके कि ये क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट इंडिया और बांग्लादेश पे आया है ये किस कंट्री के पॉल्यूशन की वजह से आया है। तो इसी वजह से जो डेवलप्ड नेशंस है वो पीछे हटती है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से, क्योंकि कोई फुल प्रूफ डेटा है ही नहीं कि जिससे पता लगाया जा सके कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की वजह से किसी और जगह पे इम्पैक्ट आया है। अभी जैसे पाकिस्तान में फ्लड्स आई थी, $20 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। इन केस में यही प्रॉब्लम आती है कि पता कैसे लगाया जा सके कि किस कंट्री के पॉल्यूशन की वजह से हमें ये नुकसान उठाना पड़ा है। तो इस केस में एक कलेक्टिव फंड हो इन डेवलप्ड कंट्रीज का, जिन लोगों ने इतना जो रायता फैलाया है, जो इतना पॉल्यूशन करा है ओवर द ईयर्स, जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, उसको ध्यान में रखते हुए ये कंट्रीज एक कलेक्टिव फंड बनाए, जिससे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है और जो डेवलपिंग नेशंस है, जो पुअर नेशंस है, वहां पे जब ऐसी कैटास्ट्रॉफी आती है तो वो लोग टैकल कर सके, उनके पास में कुछ असिस्टेंस हो, एटलीस्ट पैसे का नहीं तो टेक्नोलॉजी का हो, ताकि वो अपने लोगों को और अपनी इकोनॉमी को बचा सके।